आज मैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ 20 प्रैक्टिस सेट की, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। और ये पेपर आपका जूनियर एडेड के लिए ही नहीं, सुपर टेट, DSSP और अभी आपका हाल ही दिनों में जो एग्ज़ाम PET होने वाला है उसके लिए, या आपका CGL होने वाला है या CHSL होने वाला है, इन सभी के लिए ये आपका लाभदायक रहने वाला है। और इसमें जो भी 50 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे हमारे साथ आगे चलेंगे आपको क्वेश्चन का लेवल देख के खुद लग जाएगा। तो कृपया करके बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एग्ज़ाम हमारा जूनियर एडेड, PET, DSSP, CGL, CHSL और जो आपका 97,000 वैकेंसी आ रही है सुपर टेट की यूपी में, उसके लिए लाभदायक रहने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 है और इसमें आपके 50 MCQ हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे, या कोई क्वेश्चन में गलती हो गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या जो भी पढ़ने वाले लोग हैं। तो इस वीडियो की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके, या इस कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है, आप मुझसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पे भी अध्ययनवादी के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा आपकी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, घटती है, ऑप्शन नंबर तीसरा है, स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर 4 है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, ऊर्जा की मात्रा घटती है। तो जब भी ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आपका ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में परिवर्तित होती है या परिवर्तन करती है, तब उसमें कुछ ना कुछ ह्रास या एक तरीके से उसमें कुछ ना कुछ घटाव ज़रूर होता है। अर्थात इसका मतलब है कि हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर 2 है भूरा शैवाल, ऑप्शन नंबर तीसरा है हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर 4 है नील हरित शैवाल। तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, नील हरित शैवाल। तो चलिए नील हरित शैवाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये क्या है। तो नील हरित शैवाल एक जलीय पौधा है। जलीय पौधा का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप केयरफुली सुनिएगा तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह आपका एक कोशिकीय जीवाणु है और इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो भी वायुमंडली में उपस्थित नाइट्रोजन है, को भूमि में संस्थापित या उसको वहाँ पे पहुँचाने के लिए जिस उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है, नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में स्थिरीकरण कराता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल बनती है।
तो वो यहाँ पे मैं अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उस किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो में लाके आपको नाइट्रोजन साइकिल समझा दूंगा कि कैसे वायुमंडली में नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करते हैं और उसके बाद कैसे प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण किया जाता है। तो ये मैं किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो से आपको समझा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति का एक कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन तथा ओजोन, ऑप्शन नंबर 2 है ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका जो भी धुआं होता है जिसे स्मॉग के नाम से जानते हैं, उसमें आपका नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन नंबर 1 है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 2 है विनिवेश आयोग, ऑप्शन नंबर 3 है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है वित्त आयोग। तो आप सभी को पता है ये हमारा नीति आयोग है। इसकी स्थापना हमारी 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके जो CEO जिसे उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं वो उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार हैं और इसके जो CEO हैं वो हमारे अमिताभ कांत जी हैं। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 4 है अपवर्तन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जिस भी फिनोमिना पे वर्क करता है वो हमारा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसे आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, TIR। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वह निम्न में से क्या घटित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिज्या घट जाती है, ऑप्शन नंबर 3 है बुलबुले का लोप हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 अंतिम विकल्प है हमारा उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। और जैसे ही किसी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार भी फैलने लगता है और इसकी त्रिज्या जिसके कारण बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन नंबर 1 है छिपकली, ऑप्शन नंबर 2 है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर 3 है घरेलू खटमल, ऑप्शन नंबर 4 है मच्छर। तो आप सभी को पता होगा यह है हमारा तिलचट्टा। इसका जो ब्लड है वो या तो रंगहीन होता है या तो फिर हल्का सफ़ेद होता है, तो दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है दालें, ऑप्शन नंबर 2 है चावल, ऑप्शन नंबर 3 है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 4 है गन्ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दालें। तो ये भी एक नाइट्रोजन साइकिल है जो कि मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों जिससे दालों की जड़ों के साथ संयोजन जो यहाँ पे है तो सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया बदलते हैं। जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसका स्थिरीकरण करके उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्रेट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है और जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है, इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया और नाइट्राइट हो गया और नाइट्रेट आयन हो गया। तो ये सब एक साइकिल पे डिपेंड करता है
1 बाय 1 पूरा ये प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको किसी दिन एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका ऑक्सीटोसिन, ये आपका हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 2 है स्पर्टेम, ये आपका संश्लेषित संश्लेषित मधुराक। और ऑप्शन नंबर 3 है नियोप्रीन, ये आपका एक विशिष्ट रबड़ है। ये चौथा है आपका रेयान, ये आपका रूपांतरित स्टार्च है। तो इसमें बताना है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है रेयान, ये आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बल्कि ये एक आपका फाइबर है, जिसे रेसा होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो है रेयान आपका। ये आपका एक फाइबर रेसा है, फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 109 में। ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 112 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110 में। तो धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो धन विधेयक जो है ये राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, ये आपका राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इस धन विधेयक को घोषित करता है कि ये एक धन विधेयक है, और लोकसभा द्वारा ही पारित होने पर धन विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में जिस पार्टी का निर्माण किया उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ऑप्शन नंबर 2 है नौजवान सभा। ऑप्शन नंबर 3 है स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर 4 है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने कहाँ पे किया था? ये उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद, और वर्तमान में ये है हमारा प्रयागराज। और चलिए बाकी पार्टियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का जो गठन है 1936 में हुआ था, और किसने किया था? ये हमारे BR अम्बेडकर जी ने इसका गठन किया था। नौजवान सभा की जो स्थापना है वो हमारी 1931 में भगत सिंह जी द्वारा की गई थी। और लास्ट में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है, यह हम सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है 20 मार्च 1919 को हुआ था। तीसरा विकल्प है हमारा 1 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौथा और अंतिम ऑप्शन है हमारा 1 मई 1919 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हमारा अमृतसर में हुआ था, और एक जनरल डायर करके क्रूर शासक था जिसने हज़ारों लोगों पे गोलियां चलवा दी थी और बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। और इसी के संबंध में एक हंटर कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी आपकी 20 मई 1920 को प्रस्तुत हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। और किस आयोग का गठन हुआ था? ये आपका हंटर आयोग था। जलियांवाला बाग के हम लोग आगे वाले भी प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो ओजोन से है, या ध्वनि प्रदूषण से है, या ऑप्शन नंबर 3 है वैश्विक तापन से है, या ऑप्शन नंबर 4 ये आपका वायु प्रदूषण से है। तो हम सभी को पता है ये हमारा ओजोन से संबंधित है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो इस्टेब्लिशमेंट है 1987 को हुआ था। और ये ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है,
और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको पृथ्वी की रक्षा करती है, जो कि मनुष्य तक अल्ट्रावायलेट जो भी किरणें पहुंचती हैं डायरेक्ट, तो ये बीच में उसको ट्रैप कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 है मैसूर, ऑप्शन नंबर 3 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है शिमला। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैसूर में, और ये आपका 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 2019 में इसकी एक सिल्वर जुबली मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है मनरेगा, ऑप्शन नंबर 2 है पहल, ऑप्शन नंबर 3 है NSAP, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ना कि आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये पहल जो है इसको हम लोग एक दूसरे नाम DBTL के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG। ये आपका 1 जनवरी 2013 में शुरू हुई थी, और इसमें क्या था कि आपको LPG सिलेंडर लेने पे सभी के खाते में सब्सिडी सरकार भेज रही थी। ये उसी से संबंधित योजना है। और मनरेगा ये आपकी सन 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे लॉन्च की गई थी, और इसमें सभी को गांव में ग्रामीण रोजगार देने की बात कही गई थी। और NSAP ये आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जो कि आपकी 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी, और इसका फुल फॉर्म है आपका N से है आपका नेशनल, और S से है आपका सोशल, और A से है असिस्टेंट, और P से है प्रोग्राम। इसमें क्या था, इसमें जो भी वृद्ध महिलाएं थीं और या पुरुष थे, और जो भी विडो वुमेन थी, विधवा महिलाएं थीं, और जो भी दिव्यांगजन थे, उनको एक पेंशन या कुछ राशि देने की बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर 3 है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये आपका गरीबी रेखा से नीचे निम्न कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोगों से ही रिलेटेड है, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार में ही याद कर लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है, दैनिक स्थित बेरोजगारी कहा जाता है, या साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी कहा जाता है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका पैमाना क्या है, ये कैसे मेजर करते हैं कि सामान्य स्थित बेरोजगारी है? इसका पैमाना है कि वर्ष में 365 दिन में अगर कोई आदमी 183 दिन से ज़्यादा खाली बैठता है या उसे काम करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो हमारा सामान्य स्थित बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि 183 दिन क्या, आप लोगों के पास तो 365 दिन ही सामान्य स्थित बेरोजगारी से ऊपर ही निकल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 15 दिन में कराना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 2 है 21 दिन में, ऑप्शन नंबर 3 है 26 दिन में, ऑप्शन नंबर 4 है 30 दिन में। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 21 दिन में।
ये रजिस्ट्रेशन जो भी प्रणाली है, ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली, ये हमारी कब शुरू हुई थी? ये हमारी 1969 में शुरू हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1991 में, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1992 में, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1995 में, और ऑप्शन नंबर चौथा है 1999 में। तो आप सभी को पता है ये 1995 में शुरू की गई थी, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में ये गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं छोटे प्राथमिक में, वो खाना सुबह टाइम पे ना बनने के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। तो सरकार ने मिड डे मील योजना प्रारंभ की ताकि बच्चे स्कूल में आएँ और खाना वहीं पे खाएं, लेकिन स्कूल वो नियमित रूप से आएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन नंबर 1 है वाजसनेयी, ऑप्शन नंबर 2 है मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर 3 है तैत्तिरीय, ऑप्शन नंबर 4 है काटक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाजसनेयी। तो ये आपका यजुर्वेद की संहिता है। लेकिन हम लोग जान लेते हैं यजुर्वेद की मेनली 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है उसे वाजसनेयी के नाम से जानते हैं, और जो कृष्ण की है उसमें यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 है खारवेल, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक, ऑप्शन नंबर 3 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 है कनिष्क। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खारवेल। तो जब उदयगिरी की पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे हाथी गुम्फा के शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था, और इस अभिलेख में खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है, और यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र और अंतिम स्रोत रह गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है औदे, ऑप्शन नंबर 2 है बोरी, ऑप्शन नंबर 3 है बागोर, ऑप्शन नंबर 4 है लखनिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बागोर। ये मेनली 2 जगह से मिले थे। बागोर आपका एक भीलवाड़ा राजस्थान का ज़िला है, वहाँ पे ये स्थान स्थित है, राजस्थान का भीलवाड़ा। वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। और एक आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद के पास एक आदमगढ़ जगह है, आदमगढ़, वहाँ पे भी पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है लोथल, ऑप्शन नंबर 3 है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 4 है बनावली। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आलमगीरपुर। ये आपका यूपी के मेरठ शहर में स्थित है। और आपका कालीबंगा ये आपको पता है राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, और बनावली आपका हरियाणा में है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक वीडियो बना के अपनी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करके रखा है। एक शॉर्ट वीडियो करके आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट है मेरी शॉर्ट वीडियो के नाम से। वहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता की किसने उत्खननकर्ता कौन है, किसने उसको खोजा है और किस सन में खोजा गया है, और वो स्थान स्थित कहाँ पे है, वर्तमान में किस राज्य में है, या जैसे कि कुछ हिस्से हमारे जब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो उस समय बहुत सारे सिंधु घाटी के जो भी स्थल थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो रहेगा आप सभी के लिए, अगर आप उसको थोड़ा टाइम दे के और पूरा वीडियो अच्छे से कवर करते हैं तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखिए आपको यहीं पे क्वेश्चन मिल गया है। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको आने वाले दिनों में एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुष्यमित्र शंगु द्वारा
दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है सारनाथ लेक, ऑप्शन नंबर 2 है बेसनगर लेक, ऑप्शन नंबर 3 है अयोध्या लेक, ऑप्शन नंबर 4 है हाथी गुम्फा लेक। तो बताइए आपका राइट विकल्प कौन सा है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या लेक में। तो राइट विकल्प जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, अयोध्या लेक इसका राइट विकल्प है। और जो पुष्यमित्र शुंग है ये हमारा अंतिम मौर्य शासक वहद्रथ का सेनापति था और इसने 184 ईसा पूर्व में वृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और अयोध्या लेक में ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ये किस किस के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं हमारे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है भारत एवं चीन के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है भारत एवं म्यांमार के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 है भारत एवं नेपाल के बीच में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारत एवं चीन के बीच में। तो हम लोग जान लेते हैं ये मैकमोहन रेखा, यह एक मैकमोहन करके एक ऑफिसर हुआ करते थे और 1913 में या 14 के समथिंग। तो ये एक ब्रिटिश, चलिए स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं इसको। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, भारत एवं चीन के बीच में बनाती है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन, जो कि आपका अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत को, वर्तमान में जो चीन का हिस्सा है पूरा तिब्बत को, भारत से अलग करती है। तो जो आपके एक सर हेनरी मैकमोहन थे जिन्होंने शिमला समझौता के वार्ताकार कहे जाते हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया था। तो चलिए बाकी विकल्प को भी हम लोग समझ लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में कितने किलोमीटर की रेखा बनती है। ये आपकी 3488 किलोमीटर की रेखा का निर्माण होता है। और LAC भी, जो भी आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये आपका जो लद्दाख का हिस्सा है जहाँ पे सियाचिन, स्काई चीन वगैरह का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे ये LAC बनाता है। और बाकी नीचे साइड पे आपका मैकमोहन रेखा का निर्माण होता है जहाँ पे तिब्बत पड़ता है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं मैकमोहन और LAC, ये भारत और चीन के बीच में बनती है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में आपकी रेड क्लिफ लाइन बनती है। और इसकी जो बॉर्डर डिस्टेंस है जो दोनों शेयर करते हैं वो आपकी 3233 किलोमीटर है। और भारत एवं म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर है। ये हमारा एक तरीके से ओपन बॉर्डर है। और भारत और नेपाल के बीच में आपकी 1770 किलोमीटर है। और अगर सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत किसके साथ शेयर करता है, हमारा बांग्लादेश है जिसके साथ 4096 किलोमीटर साझा करता है भारत हमारा बॉर्डर। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान है जिसके साथ भारत 106 किलोमीटर की रेखा साझा करता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है इडेफिक, ऑप्शन नंबर 2 है क्लाइमेटिक, ऑप्शन नंबर 3 है बायोटिक, ऑप्शन नंबर 4 है टोपोग्राफी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इडेफिक, ये हमारा मृदा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो जो भारत की पूरी तट की और स्थल की लंबाई मिला दी जाए तो वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। और इसमें से अगर हम
7516 किलोमीटर तटीय रेखा को हटा दें तो बाकी हमारी स्थल की लंबाई बचेगी। लेकिन अभी हमको तटरेखा की बात करनी है, तो हमारी तटीय लंबाई जो है वो 7516 किलोमीटर है, और जिसमें से गुजरात की लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। ये हमारी गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई है, 1214.7 किलोमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा शेयर करता है भारत का गुजरात राज्य तटीय सीमा के साथ। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम हमारा जो राज्य है वो राज्य गोवा है, 107 किलोमीटर तटीय रेखा साझा करता है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन दीव हमारा 42 किलोमीटर की जो इस तटीय रेखा है उसको साझा करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे ज़्यादा गुजरात की है, और गुजरात 1214.7 किलोमीटर की सीमा तटरेखा से संबंधित है, और गोवा की 107 किलोमीटर की है, और आपका दमन एंड दीव की 42 किलोमीटर की है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई पूछता है कि स्थलीय और जलीय ये कौन से ऐसे भारत में राज्य हैं जो कि स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं, तो ये भारत में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। तो ये हैं आपके गुजरात और आपके वेस्ट बंगाल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर 1 है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 2 है तापी जिसे आप ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है कावेरी, ऑप्शन नंबर 4 है कबाम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तापी। तो तापी आपकी कहाँ से निकलती है, ये हमारी मध्य प्रदेश के एक बैतूल ज़िला है, वहाँ के मुल्ताई नगर से निकलती है, बैतूल ज़िला। ये आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बाकी सभी आपकी गोदावरी, कावेरी और कबाम आपकी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 724 किलोमीटर का सफ़र तय करके अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है केरल। यह भारत का 70% इलायची का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 1 है 1968 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1973 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1984 में, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1993 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1973 में। तो ये आपकी कब शुरू हुई थी, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आपका 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है जल तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 है घास का मैदान, ऑप्शन नंबर 3 है वर्षावन, ऑप्शन नंबर 4 है फसली भूमि। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फसली भूमि। यह हमारा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर 2 है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 4 है राजीव कुमार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरविंद पनगड़िया। और अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो कि हमारे मोदी जी हैं। और वर्तमान में अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हमारे राजीव कुमार हैं। और अगर CEO की बात करें तो वो हमारे अमिताभ कांत जी हैं। ओके, और नीति आयोग की स्थापना हमारी 1 जनवरी 2015 में हुई थी।
इसके पहले इसको योजना आयोग के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीसरा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1956 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर तीसरा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर चौथा नीति आयोग। तो आप सभी को पता है कि नीति आयोग हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी तीनों हमारी संवैधानिक संस्था हैं। लोक सेवा आयोग हमारा आर्टिकल नंबर 315 में, इसका आर्टिकल नंबर 315 में इसका जो भी प्रोसीडर है वो गिवन है, और वित्त आयोग का अनुच्छेद नंबर 280 में, और निर्वाचन आयोग का आपका 324 में। तो ये आर्टिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व का विवरण, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, ऑप्शन नंबर तीसरा है संसद की सदस्यता, ऑप्शन नंबर चौथा है केंद्र राज्य संबंध। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा केंद्र राज्य संबंध। तो ये हमारे एक सरकारिया 1 सेकंड में आर.एस. सरकारिया जी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था 1983 में, और इसके 2 सदस्य थे, बी शिवरमन और दूसरे थे आर.एस. सेन। इन दोनों के साथ इन्होंने एक अपनी फाइनल रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध का एक आयोग बनाया गया था, गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोक हितवादी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर दूसरा है महादेव गोविंद रनाडे को, ऑप्शन नंबर तीसरा है ज्योतिबा फूले को, ऑप्शन नंबर 4 है बाल गंगाधर तिलक को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर 2 है एटली ने, ऑप्शन नंबर 3 है माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर 4 है साइमन ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से ये हमारे करंट अफेयर शुरू हो जाते हैं, और करंट अफेयर के भी आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप करंट अफेयर अपना तैयार करना चाहते हैं अच्छे से कम समय में, तो मैं एक वीकली करंट अफेयर लेके आता हूँ आपको। एक मेरी, जब आप अध्ययनवादी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट में वीकली करंट अफेयर करके एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और वहाँ पे मैंने जून के हर वीक का सारे करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करके 30 मिनट में आपको एक वीडियो बना के दिया है। तो अगर आपके पास समय है और आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रो लघु और मध्यम उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 है ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ऑप्शन नंबर तीसरा है ग्राहक संरक्षण, ऑप्शन नंबर चौथा है ग्राहक सेवा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है राहुल भटनागर को, ऑप्शन नंबर 2 है उमेश अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर तीसरा है SN सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर चौथा है दीपक वर्मा को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अग्रवाल जी को। तो यहाँ पे बस उमेश गलती से हो गया है, यहाँ पे हमारा है सोमेश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिकी की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जॉइंट बेस लुइस मैकर्ड वाशिंगटन में, चौबटिया उत्तराखंड में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जॉइंट बेस लुई मैकर्ड वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
दिसंबर 2020 अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान क्या है? तो आपका भारत का स्थान है 111वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है, तो यह आपका कहाँ पे किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 है रांची में, ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मछली सल्क, तो भालू किससे संबंधित है? जिस तरीके से मछली सल्क है, तो जो अंदर का इसका अस्थि पंजर है वो एक तरीके से सल्क का बना हुआ होता है, तो भालू का किसका बना होता है? तो आप सभी को पता होगा लोम चर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाई जाए कि कपड़ा 1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 है 12, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 11, ऑप्शन नंबर 4 है 9। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 11। 11 बार जब आप कैंची लगाएंगे तो वो 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। 12 बार लगाएंगे तो 13, क्योंकि एक कपड़ा तो पहले से ही ऑलरेडी है आपके पास। एक कपड़ा जो ये है ये ऑलरेडी आपके पास पहले से है, और इसमें अगर आप कैंची लगाते हैं तो ये 11 बार लगाएंगे कैंची तो ये 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द युग में ज्ञात कीजिए। बछड़ा, नंबर 2 मुर्गी, नंबर 3 मेमना, नंबर 4 शशक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुर्गी। तो मुर्गी का चूजा होता है, ना कि मुर्गी। मुर्गी एक वयस्क है, जिस तरीके से बछड़ा गाय का होता है, मेमना भेड़ का, और शशक आपका शेर का या हिरन का जो बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो भिन्न हो वह बताइए। जनवरी मई, अप्रैल जून, जुलाई अगस्त, दिसंबर जनवरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल जून। ये आपका 30 दिन के महीने हैं और बाकी आपके ये 31 दिन के महीने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक घड़ी में 4:30 की सुई पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे 6 है, 12 है, 9 है। तो आपकी घड़ी की सुई 3, 4, 5, एक सुई यहाँ पे होगी, दूसरी सुई यहाँ पे होगी। तो अगर डायरेक्शन से हम लोग जाएं तो ये आपका, उसने बोला है कि ये वाली जो आपकी डायरेक्शन है ये आपकी पूरब है, और ये आपकी पश्चिम है, और ये आपकी उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, क्योंकि उसने बोल रखा है सुई पूर्व की ओर है, मिनट की सुई पूर्व की ओर। तो ये मिनट की सुई है आपकी, ये पूरब की ओर, तो पूरब इधर है, तो ये घंटे की सुई यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका बन जाएगा उत्तर पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी कोड भाषा में या व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? तो हमको अगर कोडिंग अच्छे से आती होगी तो हम लोग इसमें एक रिलेशन स्थापित करना है, वो रिलेशन स्थापित करने में सक्षम होंगे। तो जैसे कि A और E में +4 का रिलेशन है, इसके बाद P और T में +4 का है, और P और T में फिर से +4 का है, L और P में +4 का है, E और I में +4 का है। तो हम देख रहे हैं हर एक में +4 का रिलेशन बन रहा है। तो D में अगर हम +4 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा H, तो H हमारा तीसरा विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 फरवरी और 12 फरवरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये 8 फरवरी से 12 फरवरी है। यहाँ पे 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का कहाँ पे संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 4 है बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु में।
तो ये मेरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और ये हमारी जो 20 मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 20 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, तो उसका ये आपका 9th नंबर का पार्ट था। और इसका मैं जो भी PDF है वो टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों के लिए कि आप उस पर जब भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम में आ जाएंगे और वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ये इंस्टाग्राम ID है और ये मेरी ट्विटर की ID है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपको किसी ईयर का प्रीवियस ईयर या किसी और का मॉक पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके दूसरों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। और आपने अपना मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।